अरे पूछिए इससे प्रयोजन? दुगना नहीं चौगुना हो जाए, आधा ही रहे मेरी बला से। लेकिन परीक्षा में पास होना है तो सब खुराफात याद करनी पड़ेगी। कह दिया कि समय की पाबंदी पर एक निबंध लिखो जो 4 पन्नों से कम न हो। अब सामने कापी खोले, कलम हाथ में लिए, उसके नाम को रोइए। अरे कौन नहीं जानता कि समय की पाबंदी एक अच्छी बात है, इससे जीवन में संयम आ जाता है, दूसरों का उस पर स्नेह होने लगता है और कारोबार में उन्नति होती है। मगर जरा सी बात के लिए 4 पन्ने कैसे लिखे? जो बात एक वाक्य में कही जा सके उसे 4 पन्नों में लिखने की जरूरत? मैं तो इसे हिमाकत कहता हूं, समय की किफायत नहीं बल्कि समय का दुरुपयोग है कि व्यर्थ ही किसी बात को ठूंस दिया जाए। हम तो चाहते हैं कि आदमी को जो कुछ कहना है चटपट कहे और अपनी राह ले, मगर नहीं, आपको 4 पन्ने रंगने पड़ेंगे। अनर्थ तो यह है, कहा जाता है संक्षेप में लिखो। समय की पाबंदी पर संक्षेप में एक निबंध लिखो जो 4 पन्नों से करना है। ठीक, संक्षेप में भी तो 4 पन्ने हुए, वरना तो शायद 100-200 पन्ने रंगवाते। तेज भी चलिए और धीरे भी, सीधे भी चलिए और उल्टे भी। है उल्टी बात या नहीं? अरे बालक भी इतनी सी बात समझ सकता है, लेकिन इन अध्यापकों को इतनी भी तमीज नहीं, और ऊपर से दावा हम अध्यापक हैं इसलिए लाख फेल हो गया हूं, लेकिन तुमसे बड़ा हूं। जो कुछ कहता हूं उसे गिरह बांधिए वरना पछताइएगा। स्कूल का समय निकट था, वरना ईश्वर जाने ये उपदेशमाला कब समाप्त हो। आज मुझे भोजन में स्वाद लग रहा था, कैसे स्कूल छोड़कर नहीं भागा, यही ताज्जुब है। भाई साहब ने अपने दर्जे की जो पढ़ाई का भयंकर चित्र मेरे सामने खींचा था, उसने मुझे भय नहीं, लेकिन इतने तिरस्कार पर भी पुस्तकों में मेरी रुचि झोंकी तो बनी रही। खेलता भी था, खेलने का कोई अवसर हाथ से न जाने देता था। पढ़ता भी था लेकिन बहुत कम, इतना कि रोज का टास्क पूरा हो जाए और दर्जे में जलील न होना पड़े। फिर सालाना इम्तिहान हुआ और पता है क्या हुआ? भाई साहब फिर से फेल हो गए। मैं फिर से पास हो गया, दर्जे में भी प्रथम आया। मैंने बहुत अधिक मेहनत नहीं की थी, लेकिन न जाने कैसे पास हो गया। भाई साहब ने प्राणांतक परिश्रम किया था, कोर्स का एक एक शब्द चाट गए थे। रात के 10 बजे तक उधर, भोर के 4 बजे तक इधर, 6 से 9:30 बजे तक स्कूल जाने से मुद्रा कांतिहीन हो गई, लेकिन बेचारे फेल हो गए। नतीजा सुनाया गया तो भाई साहब रोने लगे, मैं भी उनके साथ रोने लगा। अगर मैं भी फेल हो गया होता तो भाई साहब को इतना दुख ना होता, लेकिन विधि का विधान कौन था। अब मेरे और भाई साहब के बीच सिर्फ 1 साल का अंतर रह गया। मेरे मन में कुटिल भावना उदय हुई कि भाई साहब 1 साल और फेल हो जाए तो मैं उनके बराबर आ जाऊंगा, फिर किस आधार पर वो मेरी फजीयत करे। लेकिन मैंने इस कमीने विचार को दिल से बलपूर्वक हटाया। आखिर मेरे हित के विचार से ही तो डांटते हैं, और शायद उनके उपदेशों का ही असर है जो दनादन पास हुए जाता है, और वो भी अच्छे लोगों से। अब भाई साहब कुछ नरम पड़ गए थे, मुझे डांटने का अवसर पाकर भी उन्होंने धीरजता से काम किया। मेरा भी सम्मान बढ़ा, बिगड़ी बढ़ी। अब मुझे कनकौवे उड़ाने का एक नया शौक पैदा हुआ।
पतंग टूर्नामेंट की तैयारियां आदि सारी समस्याएं गुप्त रूप से हल कर ली जाती। एक दिन संध्या के समय हॉस्टल से दूर मैं एक कनकौआ लूटने बेतहाशा दौड़ा जा रहा था। आंखें आसमान की ओर थी और मन उस आकाशगामी पथिक की ओर जो मंद गति से झूमता चला जा रहा था, जैसे कोई आत्मा विरक्त मन से नए संस्कार ग्रहण करने जा रही हो। भाई, बच्चों की एक बड़ी सेना झाड़दार बांस और लग्गे लिए उसका पीछा कर रही थी, जैसे सब आसमान में पतंग के साथ उड़ रहे हों। उनके लिए सब कुछ समतल था, न मोटर गाड़ियां, न कारें, न ट्राम, सब कुछ समतल। सहसा भाई साहब से मेरी मुठभेड़ हो गई। बाजारी लोगों के साथ ठेले के कनकौए के लिए दौड़ते तुम्हें शर्म नहीं आती? अरे तुम्हें इस बात का भी लिहाज नहीं कि नीची जमात में नहीं हो बल्कि 8वीं जमात में हो। मुझसे केवल एक दर्जा नीचे। आखिर आदमी को कुछ तो अपनी पोजीशन का ख्याल करना चाहिए। एक जमाना था जब 8वां दर्जा पास कर लोग नायब तहसीलदार हो जाते थे। मैं कितने ही मिडिलचियों को जानता हूं जो आज अव्वल दर्जे के डिप्टी मजिस्ट्रेट या सुपरिटेंडेंट हैं। कितने ही 8वीं जमात वाले हमारे लीडर और समाचार पत्रों के संपादक हैं। बड़े बड़े विद्वान उनकी मातहती में काम करते हैं और तुम उसी 8वीं जमात में आकर इन बाजारी जालों के साथ ठेले के कनकौए के लिए दौड़ रहे हो। मुझे तुम्हारी कम अकली पर दुख होता है। तुम जहीन हो, इसमें शक नहीं, लेकिन वो जहन किस काम का जो हमारे आत्मगौरव की हत्या कर डाला। तुम अब अपने दिल में समझते हो कि मैं भाई साहब से मैं एक दर्जा नीचे, इसलिए उन्हें मुझे कुछ कहने का हक नहीं। लेकिन ये तुम्हारी गलती है। मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूं, रहूंगा, चाहे आज तुम मेरी ही जमात में क्यों ना जाओ। और परीक्षकों का यही हाल रहा तो निसंदेह अगले साल तुम मेरे समकक्ष हो जाओगे। शायद 1 साल बाद मुझसे आगे भी निकल जाओ, लेकिन मुझ में और तुम में जो 5 साल का अंतर है उसे तुम तो क्या नहीं मिटा सकते। मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूं और रहूंगा। समझ किताबें पढ़ने से नहीं आती, दुनिया देखने से आती है। हमारी अम्मा ने कोई दर्जा पास नहीं किया। दादा भी 5वीं 6वीं जमात के आगे नहीं गए, लेकिन उन्हें हमें समझाने और सुधारने का हमेशा किया। इसलिए नहीं कि वो हमारे जन्मदाता हैं, बल्कि इसलिए कि उन्हें दुनिया और जिंदगी का हम तुमसे ज्यादा तजुर्बा है। दया न करें मैं बीमार पड़े, तुम्हारे हाथ पैर फूल जाएंगे। दादा को तार डालने के सिवाय तुम्हें कुछ न सूझेगा। लेकिन तुम्हारी जगह दादा हो, न घबराए न बदहवास हो, खुद मर्ज पहचान कर इलाज करेंगे और अगर सफल न हुए तो किसी डॉक्टर को बुलाएंगे। बीमारी तो बड़ी चीज है। हम तुम तो इतना भी नहीं जानते कि महीने भर का खर्च महीना भर कैसे चले। जो कुछ दादा भिजवाते हैं उसे 20-22 तक खर्च कर डालते हैं और फिर पैसे को मुहताज होते हैं। नाश्ता बंद हो जाता है, धोबी नाई से मुंह चुराने लगते हैं। लेकिन आज जितना हम और तुम खर्च कर रहे हैं उससे भी आधा में दादा ने अपनी उम्र का बड़ा हिस्सा इज्जत और नेकनामी के साथ निभाया है और पूरे कुटुंब का पालन किया है, जिसमें कुल मिलाकर 25 सदस्य थे। अपने हेडमास्टर साहब को ही देखो, एमए है कि नहीं? यहाँ के नहीं, ऑक्सफोर्ड के 50,000 रुपया पाते हैं। उनके घर का इंतजाम कौन करता है? उनकी बूढ़ी माँ। यहाँ उनकी पढ़ाई और डिग्री सब बेकार। पहले घर का इंतजाम खुद करते थे तो पूरा न पड़ता था, कर्जदार रहते थे। लेकिन जब से उनकी माता जी ने घर का प्रबंध हाथ में लिया तो घर में लक्ष्मी आ गई। तो भाईजान, ये गुरूर दिल से निकाल डालो और मुझे तुम्हें कुछ कहने का। मैं इसका प्रयोग भी कर सकता हूँ। तुम्हें मेरी बातें जहर लग रही हैं। भाई साहब की इस नई युक्ति के सामने मैं नतमस्तक हो गया। आज मुझे अपनी लघुता का एहसास हुआ और भाई साहब के प्रति श्रद्धा भी बढ़ी। मैंने सजल भाव से कहा, हम जो कुछ फरमा रहे हैं वो बिल्कुल सही है और आपको उसे कहने का अधिकार है। भाई साहब ने मुझे गले से लगा लिया। कनकौए उड़ाने से मना नहीं करता, मेरा भी जी लग जाता है। क्या करूं? खुद मेरा चलो तुम्हारी रक्षा करें, ये कर्तव्य भी तो मेरे सिर है। तभी
ऊपर से एक कलकौआ गुजरा, उसकी डोर नीचे लटक रही थी। भाई साहब तो हैं ही लंबे, उन्होंने उछलकर पतंग की डोर पकड़ ली और हॉस्टल की ओर दौड़ पड़े, और मैं भी उनके पीछे पीछे दौड़ रहा था।